आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है हुकूमत मजबूत, ऑपोजिशन में इख्तलाफात, अवामी मसाइल हल कैसे होंगे, सदारती निजाम पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा, सैकड़ों बच्चों के माजूर होने का खदशा, लाहौरी शहरी मिठास से महरूम होने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में एक बार फिर सियासी गर्मागर्मी का आगाज हो चुका है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खासे सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ भी मुतहर्रिक हो गई हैं। इसी तरह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी ऑपोजिशन जमातों के हर वार का मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो मीडिया से शिकवा कुना भी हैं। वो दावा करते हैं कि उनके दौर में हुकूमत में मीडिया को सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल रही है। वो माजी में अपनी कामयाबी का सहरा मीडिया के सर बांधते रहे हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा मसाइल का सामना मीडिया को करना पड़ा है। आज़ादी सहाफ़त की फहरिस्त में पाकिस्तान का दर्जा तेज़ी से तनज़ुली की जानिब गया है, लेकिन वज़ीर आज़म आज भी मीडिया पर किसी भी किस्म की कदगन की नफ़ी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो तनकीद से नहीं घबराते, लेकिन उनकी हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, किस्मती से हमारी हुकूमत, हमारे वज़रा खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। Any independent institution to just in these 2 years in Pakistan do an assessment of freedom of speech as in the papers or as on media. I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. आज वजीर आजम को मीडिया से शिकवा है। वो हुकूमत के खिलाफ चलने वाली खबरों को भी प्रोपेगेंडा करार देते हैं। वो पाकिस्तानी मीडिया का तकाबली जायजा बैन अल-अक़वामी मीडिया से करते हैं, लेकिन माजी में वजीर आजम की मीडिया के हवाले से राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और आज अगर मीडिया वजीर आजम पर तनकीद करता है तो शायद इसका हौसला भी खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने उस वक्त दिया था जब वो ऑपोजिशन में थे। माजी में वो क्या कहा करते थे मीडिया को लेकर, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है और उसको फिर बूस्ट मिली सोशल मीडिया की वजह से। जो वो आया तो हमारा यूथ आ गया। 3 चीजें तो हैं जो जमहूरियत को प्रॉप अप करती हैं: आजाद अदलिया, साफ और शफाफ इलेक्शन और आजादी राय। अगर इसमें से किसी को भी हाथ डालेंगे तो अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके घर बैठे रहेंगे, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आजादी राय को नुकसान पहुंचाया, हम सड़कों पे निकलेंगे। वज़ीर आज़म माजी में आज़ादी इजहार राय के हामी थे, लेकिन आज उनकी राय कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है जब मीडिया की बात होती है। अल जज़ीरा टीवी से 20 मिनट गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। साथ ही उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाई कि मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। साथ ही वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि तब्दीली महज चुटकी बजाने में नहीं लाई जा सकती, लेकिन शायद वो इलेक्शन से कबल 100 रोज में तब्दीली लाने के वादों को भूल चुके हैं। 100 डेज प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रपोज किया था। अल जज़ीरा टीवी से इंटरव्यू में उन्होंने चंद अहम मसाइल का एतराफ भी किया है। वज़ीर आज़म के मुताबिक इस वक्त मुल्क को गैर मामूली दाखिली और खारजी खसारे का सामना है। मुल्क तवानाई के शोबे में बहरान से दो चार दिखाई देता है। मईशत की बहाली के लिए जद्दोजहद भी जारी है। स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही है हुकूमत। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म को याद दिलाया कि मुतवस्सत और नीम मुतवस्सत तबके ने तहरीक इंसाफ को तब्दीली का जामन समझा और वोट दिया। साथ ही ये भी सवाल उठाया कि इस वक्त मुल्क में जीडीपी तनाजुली का शिकार है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, नेगेटिव में जा रही है और महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जब मुल्क को सही समत पर गामजन करने की नीयत हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क के लिए हमेशा कर्ज ले। इस मामले पर वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। About any economy in the world which face similar problems what Pakistan faced, huge deficits, external and internal, and then the power sector in serious trouble, no country can immediately snap its finger and everything, the reforms take place. It's a struggle. Moving the economy, reforming the economy is not an overnight thing. It takes time because, you know, the whole mindset, more incentive structure, and then you have to change the way government works, ease of doing business, incentivizing the right structures, the right sectors. It takes time. But in my opinion, in these 2 years, Pakistan has moved into the right direction. I do not want my country to always keep borrowing for its existence. Pakistan has to change the structure of raising your revenues. It takes reforms.
and then cutting down your expenditure, what we've done. अब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मुल्क दुरुस्त की जानिब चल पड़ा है, फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, मईशत मुस्तहकम है, हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, पाकिस्तान का माशी मफाद चीन के साथ वाबस्ता है, तमाम मामलात बिल्कुल वाज़े हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। लेकिन ऑपोजिशन जमातों के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, मईशत गिरती चली जा रही है, जबकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करती हुई दिखाई देती है। आज ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी ने की। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने वाली जो BNP मैंगल है वो भी शरीक हुई। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुमकिना तहरीक के हवाले से मुशावरत की गई और फिर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में ऑपोजिशन जमातों ने 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का ऐलान किया। ऑपोजिशन की APC जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। अकरम दुरानी ने इजलास के बाद ऑपोजिशन जमातों में किसी भी किस्म के इख्तलाफात की सख्ती से तरदीद भी की है। वो रहबर कमेटी के इजलास मीडिया से बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कि कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, अपोजिशन का एक ही बात है, अंदर की बाहर की। और आपको मालूम है कि सियासी जमातों के अपने प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें उसकी मसरूफियात भी होती है और पहले से महीना 2 का एक शेड्यूल भी होता है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम तारीख़ बहुत जल्दी दे रहे, लेकिन पहले से शेड्यूल पे हमारे एक लीडर की दूसरे की इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोग्राम थे, तो लिहाजा आज हमने अभी फ़ैसला किया रहबर कमेटी ने अपने लीडरशिप से मशवरे के बाद कि 20 तारीख़ को इस्लामाबाद में बिलावल हाउस पे मीटिंग होगी अपोजिशन की, APC की। अब ऑपोजिशन जमातें बज़ाहिर APC कराने पर मुत्तफिक हो गई हैं, इख्तलाफात की भी तरदीद की जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन के इख्तलाफात कई मामलात में बिल्कुल वाज़े हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कराची में मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इन हाउस चेंज की तजवीज़ दी और कहा कि हुकूमत के खात्मे के लिए इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तब्दीली हाउस में लाने की बात हो रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने तजवीज़ को बिल्कुल मुस्तरद किया। इमरान खान की हुकूमत को उनके मुताबिक अभी मजीद काम करने दिया जाए, इमरान खान अपने बोर्ड से गिरे तो बेहतर होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत जितनी देर रहेगी मजीद बदनाम होगी। ऑपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि इन हाउस तब्दीली की बजाय नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस कराने चाहिए, इन हाउस की बजाय अबूरी सेटअप आए जो नए इलेक्शंस कराए। यानी इस वक्त ऑपोजिशन की दोनों बड़ी सियासी जमातें तहरीक के मामले में मुत्तफिक दिखाई नहीं देती, सेम पेज पर नहीं है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जोरों शोर से चला रहे हैं और उन्हें भी दोनों बड़ी सियासी जमातों से यही शिकायत माजी में भी रही है। मौलाना को शकवा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने धरने के दौरान उनकी हिमायत नहीं की और ना ही तयशुदा शराइत पर उनका साथ दिया। इसी तरह जब गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहले वो छोटी जमातों से मुशावरत करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन जमातों को शकवा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उन्हें अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब एक बार फिर ऑपोजिशन जमातें एक मेज़ पर जमा हैं, एक बार फिर शिकवे और शिकायत यकीनन किए जा रहे हैं एक दूसरे से। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन यह सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातें मुश्तरका लाहेअमल तय करने में कामयाब हो पाएंगी? क्या सियासी क़यादत हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या बड़ी सियासी जमातें छोटी जमातों के खदशात देंगी? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। आज रहबर कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर आप भी मौजूद थे, क्या मामला तय पाए? और फिर एक बड़ा सादा सा सवाल है, क्या APC की होस्ट इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मेजबानी करेगी? ये शुक्रिया। बिल्कुल आज रहबर कमेटी की मीटिंग हुई, बड़ी मैराथन सेशन था और सारे इश्यूज भी डिस्कस हुए और प्राइमरीली ये टास्क रहबर कमेटी के ज़िम्मे था कि वो APC के हवाले से डेट फाइनलाइज करेगी और वेन्यू के हवाले से। तो उसमें एक खुशाइन बात ये भी थी कि जो गवर्नमेंट के अलाई थी BNP मैंगल, आज उनकी नुमाइंदगी भी थी, मैंगल साहब की नुमाइंदगी भी थी इसमें। और बड़ी डिस्कशन के बाद ये मुत्तफिक का फैसला कि इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी, चेयरमैन बिलावल होस्ट करेंगे इसको जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, और 20 तारीख को ये
APC होगी। अब भाई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप से ये बात की जा रही थी कि कायदे इस इख्तलाफ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब APC को होस्ट करेंगे, लेकिन आज की रहबर कमेटी के अंदर ये जो डिसीजन है कि इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट करने जा रही है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है अपोजिशन को भी लीड करने जा रही है इस मामले पर। देखिए जी, ये 9 पार्टी से बल्कि अब 10 हो जाएंगी। ये लीड तो सारी अपोजिशन करेगी। ये ऐसा ये नहीं है कि जी बिलावल साहब लीड करेंगे या फजल रहमान साहब लीड करेंगे या लीड करेंगे या शेरफाव साहब लीड करेंगे। ये 10 पार्टियों की लीडरशिप है और हम समझते हैं कि उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है रहबर कमेटी में। APC में भी उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, इर्रिस्पेक्टिव कि किसी जमात का साइज छोटा है या पार्लियामेंट में साइज छोटा है। इससे अलावा ये एक ऐसा इत्तेहाद है कि जो पब्लिक समझती है आज बहुत एग्रीड पब्लिक इश्यूज पे और पब्लिक के ग्रीवेंसेस पे हम इकट्ठे हैं और इस हुकूमत से हम बुखारी साहब, क्योंकि मुझे याद है ना जिस वक्त बिलावल साहब मुलाकात के लिए गए थे शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में, तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो पहले आपकी बात भी हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो मामला है मैं ये तवाना जवान कांधों के ऊपर जिम्मेदारी डालूं कि वो इसको लीड करें। तो मैं इस तनाजुर में ही बात कर रहा हूं कि बिलावल साहब फिर जो है इस जो मूवमेंट है उसको लीड करते हुए दिखाई देंगे, ना कि कायदे इस इख्तलाफ। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ आपकी क्या बात हुई? क्या वहां से भी फिर जो तवाना कांधे हैं मरियम बीबी लीड करेंगी या फिर वहां से भी शहबाज शरीफ साहब ही होंगे? देखें, प्राइमरीली मरियम बीबी जो है वो PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट उनके शहबाज साहब हैं। अब ये शहबाज साहब पे डिपेंड करता है कि वो अपने साथ डेलीगेशन में किसको APC चाहते हैं। रहा बात ये कि जी ये क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा इस हुकूमत से निजात पाने का, उसी के लिए APC है। और ये तमाम लीडरशिप बैठ के, जिसमें असफर वली साहब होंगे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब होंगे, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो होंगे, जिसमें मौलाना फजल रहमान होंगे, जिसमें शेरफाव साहब होंगे, जिसमें डॉक्टर मालिक होंगे, जिसमें मेंगल साहब होंगे और इसी तरह बाकी जो जमातें हैं वो अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं और नूरानी साहब जो है। बिल्कुल ठीक है, ये तमाम छोटी बड़ी जमातें होंगी और साथ में BNP मैंगल भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर चुकी है। अच्छा बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि आज की मीटिंग में खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिजाज क्या है? क्या इन हाउस चेंज के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमादा हो जाएगी? देखिए, ये सारा इश्यूज हमने ये छोड़ दिए हैं APC की लीडरशिप पे। वो डिसाइड करेंगे, वो डिसीजन लेंगे और ये क्या तरीकाकार क्या इख्तियार करना है इस हुकूमत से लोगों की कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, इस कौम की और मुल्क की कैसे इनसे जान छुड़ाई जा सकती है, ये सारा इशू जो है ये APC डिसाइड करेगी। बिल्कुल ठीक है, कौन सा होगा, कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज की जाएगी, ये APC की लीडरशिप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। आज खान साहब ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ मीडिया ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमारे यहाँ जो मीडिया है अगर उसका तकाबली जायज़ा बैन अल-अक़वामी मीडिया से ले तो मीडिया को बड़ी आज़ादी हासिल है पाकिस्तान में। क्या आप उनके इस स्टेटमेंट से मुत्तफ़िक़ हैं? वो एक शेर ज़रबुल मिसल बना हुआ है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खैर ये बात नहीं कर रहा, मैं जनरली आपको ये कह रहा हूँ कि गुजारिश मेरे हवाले से तो नहीं कर रहा। नहीं, वो मीडिया को जो मेरे सवाल अगर नागवार गुजरा हो बुखारी साहब। नहीं, मुझे बुरा इस हद तक ज़रूर लगा है, आपका सवाल नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है, अगर इसको आज़ादी सहाफ़त कहते हैं, अगर इसको मीडिया आज़ाद होने का दावा कहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में जो कुछ बाहर लिखा जा रहा है, जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है, वो अगर एक दफ़ा मुनासिब समझे प्राइम मिनिस्टर साहब के उसको देख लें, उसको पढ़ लें। कहते हैं उनकी हुकूमत के अंदर मीडिया गैर महफूज नहीं है, उनके वज़रा उनकी हुकूमत गैर महफूज है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं आदमी को मौसम कुछ नहीं होना चाहिए। ये वही मीडिया है ना 24 घंटे तक जो उनकी कंटेनर के ऊपर तकरीरें दिखाता था, ये वही मीडिया है जिसके ज़रिए ये वाने इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। इसके बारे में क्लिपिंग्स दिखाए आज अपने व्यूअर्स को जी, इसके बारे में खान साहब ने हमें हौसला दिया था सवाल करने का जी, इसमें कोई आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि ये मीडिया ही था जिन्होंने इनका एक ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर किया है। अब अगर वो ये कहते हैं तो अगर आप कहें मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ जिस तरीके से हमें वो क्लिपिंग दिखाई वो आप ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मरियम नवाज़ ने कुछ 6-7 महीने पहले हर एक शहर में जाके बड़े बड़े जलसे किए थे। इस आज़ादी सहाफ़त के दौर में जिसका दावा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उसका एक लफ्ज़ न किसी मीडिया चैनल पर चला, न किसी अखबार में छपा। साफ़ी से कहा, उसने कहा जी आपको कवरेज मिल गई, खुश हैं वो, कहती है आपने दिखाया है, शुक्र है आपको मिल गई आज़ादी। तो अभी बेपनाह मिसालें मैं आपको उसकी दे सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि अगर उन्होंने इक़्तिदार का टेन्योर पूरा करना है तो मीडिया के साथ उन्हें रिकंसाइल करना पड़ेगा। यही तो बात है, वो कहते हैं मीडिया धमकी दे रहा है क्या? ये धमकी नहीं दे रहा, ये उनको रियलाइज़ होना चाहिए। एक अखबार था जिसका मैं एडिटर रहा हूँ, उसका जो पेशानी पर जो जुमला लिखा होता था वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। तो ये उनको भी ये याद रहना चाहिए। रूसो ने कहा था कि 4 पिलर हैं स्टेट के, जिसमें 4th पिलर इज़ द मीडिया। और मीडिया अगर मीडिया नहीं है तो रियासत नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। बात उनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए सर, उतने एक और बात खान साहब ने की है और वो कहते हैं उनकी हुकूमत में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं आया है। फिर मुझे बताएं कि ये जो आप चीनी स्कैंडल की बात करते रहे, शुगर स्कैंडल की बात करते रहे, फिर खैर IPPs माफिया भी कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ हो रहा है, ये भी सर उठाता रहा, तो ये फिर मेगा स्कैंडल्स तो नहीं थे ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। छोटे छोटे स्कैंडल्स कहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत का खासा कोई मेगा स्कैंडल नहीं है। इनमें से कोई भी छोटा स्कैंडल नहीं था, ये सारे मेगा स्कैंडल हैं। होता ये है कि जब आप इक़्तिदार में बैठ जाते हैं जाके, तो सबसे पहले आपके कान जो है वो मुतासर होते हैं, आपकी यदि जो समात है, फिर उसके बाद आपकी जो यानी देखने की कुव्वत है वो बहुत शदीद मुतासर होती है। जितने मुख्तर वक्त में जितने बड़े बड़े स्कैंडल इमरान खान साहब की हुकूमत में आए हैं, चीनी आटे को तो आप भूल जाइए, वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ही, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन है। उसके बाद आप आ जाइए जो बिजली का हुआ, उसके बाद आप आ जाइए जो पेट्रोल का हुआ। मैं एक स्कैंडल की बात करूं, आप जितने BTR स्कैंडल नहीं है, मालूम से बस स्कैंडल नहीं है। कल अभी बुज़दार साहब ने अपनी 2 साल परफॉर्मेंस दी। खान साहब आप देखें कि जिस तरह से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एक सक्सेसिव सीरीज़ इंटरव्यूज़ की उनकी दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये कि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ आज रैबर कमेटी का इजलास हुआ है बुखारी साहब, वहाँ पर अपोजिशन जो है बज़ाहिर बड़ी डिवाइडेड दिखाई ये देता है कि मुत्तफ़िक है, APC भी बुला ली गई है, लेकिन क्या ये अपोजिशन खान साहब जो इस वक्त बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस सामने रख रहे हैं, क्या ये रैबर कमेटी इस अपोजिशन के अंदर जान है? सर, हुकूमत का ये समझना, पहले उसका जवाब दे लूँ कि वो बहुत मजबूत और बहुत सॉलिड पोजीशन में या सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ी है। भुट्टो साहब ने अपनी बर्बादी से सिर्फ 3 दिन पहले कहा था पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए, दिस चेयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब वक्त आता है तो फड़का भी नहीं खाते, चाहे वो जितने बड़े कुर्सी बड़ी मजबूत है, लीडर हो। कुर्सी ने कहा था कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है। खान साहब को दूसरी बात ये है कि आप आ जाइए अब APC की तरफ। आपका दूसरा सवाल है, APC 20 सितंबर को हो रही है। सर देखिए, गुजारिश ये है कि अपोजिशन के पास आखिरी चांस है। मैं बिल्कुल करप्शन बचाने का कह रहा हूँ, नैब केसेस बचाने का नहीं, अपने आप को सिक्योर करने का, क्योंकि FATF का मामला होता है, ऑपोजिशन नहीं खड़ी होती हुकूमत के साथ। ये आखिरी मौका है, सिर्फ NRO लेना है सर। उनका आखिरी मौका है एक नाअहल इनकॉम्पिटेंट हुकूमत को घर भेजने का, और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब वो दिल से एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर रहे हैं। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। कायदे इस इख्तिलाफ जरदारी साहब से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, अपने वजन से जाए, हम कोई इन हाउस चेंज या कोई ऐसा मॉडल जो है हमारे पेश नज़र नहीं है। अगर ऑपोजिशन की बड़ी जमात नहीं चाहती है और वो चाहती है हुकूमत टाइम पूरा करे, तो फिर आप कैसे ये बहुत स्टेटमेंट है। दोनों यहाँ तक आए हुए हैं इसलिए कि हुकूमत जो है उसने नैब को इस्तेमाल करके उनकी सांस जो है वो घुटी हुई है। तो फिर खान साहब ठीक कह रहे हैं ना सर, इनका मकसद सिर्फ नैब केसेस से छुटकारा हासिल करना है। मगर आप ये देखिए ना, नैब केसेस या तो जेन्युइन किस्म का एहतसाब हो रहा हो, फिर तो आपकी ये बात में वजन है। तो इसका मतलब कोई भी मूव बनाना है, सिर्फ हुकूमत पे प्रेशर डालना है कि हमारे ऊपर केसेस हैं, कुछ लो दो की बात करें। देखिए, इससे पहले तीनों APCs की नाकामी की वजह यही थी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इस बार की APC अगर उसके भी यही मकासद है सर, तो क्या ये APC कामयाब होगी? देन अपोजिशन शुड सिट बैक होम, क्योंकि इमरान खान साहब के 3 साल बाकी के पूरे कराने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। फिर मौलाना फजलुर रहमान का और छोटी जमातों का आप क्या करेंगे? कायदे इस इख्तिलाफ मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं, वो कहते हैं आपकी किसी बात पे एतबार नहीं, हम छोटी जमातों से बात करेंगे, तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पहली धरने मौलाना साहब का तो कंधा फिर इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, वो कंधा इस्तेमाल, मेरा ख्याल है ये आखिरी दफ़ा होगा कि उनका कंधा इस्तेमाल होगा, और ये और उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं, हाँ नहीं रहेगी रोशनी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से फिर ये बयान देने लगा हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं अपने नाम से एक आर्टिकल लिख के आया हूँ कि अपोजिशन ने
अगर इस बार कुछ ना किया या खामोश होकर बैठ गए या कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपने अपने केसेस से जान छुड़वा ली, तो फिर इस पार्लिमानी निज़ाम और इस जमहूरी निज़ाम की बसात लिपटने वाली है। ये माजी में भी लिपटती रही है और ये कोई गालिबन चौथा मौका होगा कि फिर मतलब लिपटेगी। जो ये बड़ी बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब ने जो कहा था, जो ट्वीट उन्होंने की थी कि अगर हम नहीं है तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं है, तो ये बात ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीधे साथ ही तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि मुल्क के लिए सदारती निज़ाम कितना सूदमंद हो सकता है और क्या हमारा निज़ाम सदारती निज़ाम को मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में एक बार फिर सदारती निज़ाम के हवाले से बहस शुरू हो चुकी है। नई बहस और कयास आराइयों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब 29 अगस्त को एक गैर मारूफ जमात के सरबराह ताहिर अजीज खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस निज़ाम के बायस मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन मामला यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। एक और दरखास्त 1 सितंबर को भी दायर की गई। इस पर सिविल इंजीनियर डॉक्टर सादिक अली ने अपनी दरखास्त में सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम का मुतालबा कर डाला। उन्होंने भी तबाह हाल मईशत का हवाला दिया। इसी दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया कि जो मुल्क तरक्की की शारा पर तेजी से गामजन है, उन ममालिक में सदारती निज़ाम नाफिज है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इस पर बहस करा सकते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए या फिर नहीं। लेकिन आज एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें विफाक और वज़ीर आज़म को फरीक बनाते हुए अदालत से इस्तदा की गई है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, इसलिए सदारती निज़ाम के नफाज का हुक्म दिया जाए। यह दरखास्त ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना के सरबराह अहमद रजा कसूरी की जानिब से दायर की गई है। 6 दिनों में 3 दरखास्तें गवर्नर और हुकूमत के उहदेदारान की जानिब से मुसलसल सदारती निज़ाम के लिए बयानात इंतहाई अहम हैं। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है? क्या मार्शल लॉ दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है? क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की जो बहस है, जो नई बहस चल पड़ी है, इसके पीछे कोई ख़ास मकासद, कोई ख़ास अवामिल कार फरमा है? सदारती निज़ाम हुकूमत के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि मुल्क के लिए कौन सा निज़ाम हुकूमत बेहतर रहेगा। गवर्नर जनरल, सदर और वज़ीर आज़म के उन्वानात के तहत मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात ज़रूर किए गए हैं। एक निज़ाम ने जहाँ आमिराना तर्ज़ हुकूमत दिया है, तो दूसरे निज़ाम ने मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दिया है। मुल्क का इक़्तिदार गुज़श्ता 70 साल से चंद ख़ानदानों के दरमियान ही घूमता रहा है। इसकी बागडोर जहाँ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने संभाली, वहीं बाज़ औक़ात सरमायादार और सनतकार इस पर मसनद इक़्तिदार पर बराजमान रहे हैं, उनके हाथ में इक़्तिदार रहा है। मुल्क में पहली बार सदारती निज़ाम हुकूमत जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में लाया गया था। जनरल अयूब खान का दावा था कि पाकिस्तानी वोटर इतना बाशऊर नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके, इसलिए मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी नाफिज की जाए ताकि मोम की इस गुड़िया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सके। उन्होंने 1962 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आइन के नफाज का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने किसी भी अवामी नुमाइंदे से राय नहीं ली। सदर अयूब का यह मंसूबा भी सिर्फ 7 बरस ही चल सका। माजी में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती छतरी में लाने की 2 बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश जनरल ज़ियाउल हक और दूसरी कोशिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए सदर को असम्बली तहलील करने का इख्तियार दिया था, जिसके तहत जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी ने बतौर सदर 4 असम्बलियाँ तहलील की। ताहम नवाज शरीफ जब दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान हुए तो उन्होंने 13वीं तरमीम के जरिए यह सदारती इख्तियार ख़त्म कर दिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के 3 साल बाद 2002 में इंतखाबात कराए तो उन्होंने MMA की मदद से 17वीं तरमीम मंजूर करा ली, जिसके तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दोबारा हासिल हो गया। ताहम 18वीं तरमीम के जरिए एक बार फिर ये सदारती इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। मुल्क में सदारती निज़ाम लाना इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। हुक्मरान जमात को सदारती निज़ाम लाने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा बरतरी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हुक्मरान जमात को दोबारा अवामी इंतखाबात में जाना होगा। सदारती निज़ाम को अपना इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाते हुए अवाम का एतमाद दोबारा हासिल करना होगा। अगर अवाम उन्हें मुंतखब कर दे तो इसके बाद ही सदारती निज़ाम की राह हमवार हो सकती है। मुल्क में 1973 के आइन के तहत अब तक 10 इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है, मगर इन इंतखाबात में से किसी एक में भी निज़ाम हुकूमत की तब्दीली के मामले को उठाया नहीं गया है। बड़ी सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर का जायजा लिया जाए तो इस बात की मजीद तस्दीक हो जाती है कि मरकजी धारे की किसी एक सियासी जमात ने कभी भी सदारती निज़ाम हुकूमत की तजवीज़ पेश नहीं की है। लेकिन आज अचानक से मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए चैमगोइयाँ समझ से बालातर है।
पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के इब्तदाई 11 बरसों के दौरान बार बार हुकूमतों में होने वाली तब्दीलियों के बायस 1973 के आइन के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाव के लिए कई सारी दफात शामिल की गई हैं, जिसके बाद आइन मजीद बेहतर हुआ है और वजीर आजम का ओहदा कम अज कम सियासी तौर पर काफी मुस्तहकम हुआ है। इस वक्त कौमी असम्बली की तहलील और वजीर आजम को घर भेजने के सदारती इख्तियारात का खात्मा किया जा चुका है। आईनी दफात के जरिए अरकान कौमी असम्बली के लिए सियासी हमायत बदलना बहुत ही कठिन बना दिया गया है। इन नई दफात की मदद से पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम तकरीबन सदारती निज़ाम जितना ही मुस्तहकम बन चुका है। इस वक्त दुनिया भर में 65 ममालिक ऐसे हैं जहां पर सदारती निज़ाम राइज है। सदारती निज़ाम के हवाले से सबसे अहम मुल्क अमरीका है। इख्तियारात के एतबार से अमरीकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। अमरीका की हर रियासत में कम अज कम 3 इलेक्टर्स होते हैं। कामयाब सदारती उम्मीदवार को हतमी कामयाबी के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के कम अज कम 270 अरकान के वोट हासिल करना होते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में सदारती निज़ाम नाफिज है, मगर क्या पाकिस्तान में यह निज़ाम काबिल कबूल बनाया जा सकता है? इन तमाम सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना के सरबराह अहमद रजा कसूरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आपने भी सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से एक दरखास्त दायर की है। आप ये क्यों ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज हो जाना चाहिए? ये जो पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो बुनियादी तौर पर जो मेंबर पार्लियामेंट्स का जो काम है वो है लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। लेकिन आपके जो मेंबर पार्लियामेंट आते हैं वो बड़े लिमिटेड चॉइसेस के साथ आते हैं और उनकी जो ब्लैकमेलिंग पावर होती है वो है इन द मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज ए हंग पार्लियामेंट कि अगर गवर्नमेंट 2 वोटों से बनी हुई है तो 10 बंदे चले जाएंगे और वो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सदर का इंतखाब अगर इस सिस्टम के अंदर होगा तो पार्लियामान नहीं करेगी, वो डायरेक्टली पब्लिक लेके आएगी? वो नहीं वो तो डायरेक्टली पब्लिक होगा। सी आप देखें यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री फॉर्म में सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज वो हैं, ये जाटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये राइयों की है, ये कंबोओं की है, ये गुजरों की है, ये राउस की है, ये कश्मीरियों की है। मुझे कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी नज़र नहीं आती। बट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द होल कंट्री विल बी अ वन कॉन्स्टिट्यूंसी और प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होके आएगा उसकी जो कैबिनेट है वो दे नीड नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो टैलेंटेड लोग होंगे जो कि प्रेसिडेंट पिकअप कर लेगा कहीं से भी। आपके सामने अमेरिका में यू सी डॉक्टर हेनरी किसिंजर वाज नॉट ए पॉलिटिशियन। बिल्कुल ठीक है, यानी आपके जैसे अमेरिका के अंदर सिस्टम है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हम उसको फॉलो करें, लेकिन क्या हमारा निजाम उसका मुतहम्मिल हो सकता है सर कि हमारे यहाँ जो है वो इख्तियारात इतने ज़्यादा सेंट्रिक हो जाए और पावर को डिवॉल्व ना किया जाए? ख़ासतौर पे छोटे सूबों की बात हो, जो लोअर इनकम क्लास के लोग हैं उनकी बात हो, वहाँ तक जो है उनको पावर ना किया जाए, तो एक सेंट्रिक कर दें हम बहुत ज़्यादा, क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं सर? देखें आपके सामने है अपना अमेरिका का जो सिस्टम है, दैट्स ए सिस्टम बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंसेस एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चेक एंड बैलेंस का। तो वहाँ चेक एंड बैलेंस है। मिसाल तौर पर अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करता है एज ए एम्बेसडर इन सम कंट्री, लेकिन जब तक उसको द फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ द सेनेट उसको अप्रूव नहीं करती, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। सो देयर इज चेक एंड बैलेंस। उसी प्रेसिडेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम प्रेसिडेंट जो है फ्लोट करता है, लेकिन जब तक जुडिशियल कमेटी ऑफ द सेनेट उसको अप्रूव नहीं करती, ही कांट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो देयर इज अ चेक एंड बैलेंस। बहुत आइडियल सिस्टम लगता है ये, लेकिन इसकी प्रैक्टिकबिलिटी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये इंप्लीमेंट हो सकता है? मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, बड़ा सादा सा है कि ये बिल्कुल आइडियल है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी डेमोग्राफी और जो अमेरिका की है या दीगर कंट्रीज की जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ के और हमारे लोगों के अंदर डिफरेंस है। हमारी बहुत सारे मामलात ऐसे जो मुमासलत नहीं रखते हैं, तो इसकी इम्प्लीकेबिलिटी के ऊपर हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ जो है इसकी वही इम्प्लीकेशंस हो सकती है, एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, इंग्लैंड में जमहूरियत का जो सफ़र का आगाज़ होता है वो 1215 से होता है, फ्रॉम दी मैग्ना कार्टा, फिर बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ पटिशन, और फिर उन्होंने जो है वेस्टमिंस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अमेरिका वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी,
उन्होंने उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जो कि उनके मास्टर्स का सिस्टम था वेस्टमिंस्टर। उन्होंने जब बैठे वो लिबर्टी हॉल फिलाडेल्फिया में 1789 में, दे गेव a constitution which was a presidential system, which was totally different, and it was a written constitution. British constitution is unwritten constitution. That's why इंग्लैंड में कहते हैं कि it's the parliament which is sovereign. हमारे यहाँ parliament sovereign नहीं है, हमारे यहाँ constitution is sovereign, because parliament, judiciary, executive, everything, they are child of the constitution. उसी constitution से वो power draw करते हैं. So therefore पाकिस्तान में it is a constitution which is sovereign, not बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। अहमद रजा कसूरी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि सैकड़ों बच्चों की जिंदगी के लिए कौन सा बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमारे मुस्तकबिल के लिए खतरा है, बात मुस्तकबिल की है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। बच्चे की पैदाइश के वक्त जहां उसका हरकत करना उसकी जिस्मानी साख्त में बेहतरी का बाइस होता है, वहीं वो अपने मस्कन से आवाजें सुनकर बोलने का हुनर सीखता है। उसके माँ की लोरी में माशरे में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ममता के अल्फाज सुनकर वो उन्हें अदा करने की कोशिश करता है। इस वक्त दुनिया भर में गूंगे और बहरे बच्चों की खासी तादाद मौजूद है। तरक्की याफ्ता ममालिक में 1000 में से 3 बच्चे कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम होते हैं, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में यह तादाद दोगुना होती है। पाकिस्तान में 1000 में से 4 से 6 बच्चे इस सलाहियत से महरूम हैं। साइंस ने तरक्की की और इन बच्चों के इलाज का तरीका दरियाफ्त हुआ। इस तरीका इलाज को कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का नाम दिया जाता है। एक ऑपरेशन के जरिए मखसूस आला मुतासरा बच्चे के कान में दाखिल किया जाता है, जिसे उसे सुनने में मदद मिलती है। बादअज़ा स्पीच थेरेपी के जरिए उसे बोलने के काबिल बनाया जाता है। यह ऑपरेशन 1 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों का होता है, जिसके बाद यह ऑपरेशन मतलूबा नताइज नहीं देता है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में CDA अस्पताल इस्लामाबाद में इस ऑपरेशन की सहूलत मौजूद थी। इस दौरान 550 बच्चों ने इलाज के लिए रजिस्टर किया, जिनमें से 140 बच्चों का ऑपरेशन हुआ जो आज नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि बच्चों के दर्द को महसूस करने का दावा करते हैं, उन्होंने हुकूमत संभालते ही CDA अस्पताल के फंड्स रोक दिए। फंड्स की कमी की वजह से आज सैकड़ों बच्चे इस ऑपरेशन के इंतजार में हैं। सिर्फ पिछले 2 माह में 1250 बच्चों ने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। कोक्लियर इम्प्लांट पर सरकारी सतह पर 13 लाख से जायद का खर्च आता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इस इलाज पर 20 लाख से जायद का खर्चा होता है। ज़राए के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस गुज़श्ता साल सिर्फ 13 बच्चों का ऑपरेशन हो सका है और इन ऑपरेशन के अखराजात बैतुल माल ने उठाए हैं। हुकूमत जो इंसाफ की हुकूमत है, वो आवाम की जिंदगी आसान बनाने का नारा लगाती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोककर हजारों बच्चों को उम्र भर की माजूरी की तरफ धकेला जा रहा है, जो किसी भी तरह हुकूमती नारों से मुताबिकत नहीं रखता है। आज मासूम बच्चे गूंगे बहरे माशरे में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मीर रियासत की जानिब देख रहे हैं। वो चिड़ियों के गीत, कोयल की कूक और चश्मों का शोर सुनने को बेताब है। उनकी ख्वाहिश है कि वो माशरे के दीगर अफराद के शाना बशाना आगे बढ़ सके। इन बच्चों का ख्वाब कैसे पूरा होगा? अब हुकूमत अस्पताल को फंड जारी क्यों नहीं कर रही है? ये तमाम तर मामला यकीनन हुकूमत के नोटिस में होगा। हमारा जो इस वक्त मकसद है वो बच्चों का ये मुकदमा मीर रियासत के दरबार में पेश करना है और उम्मीद करते हैं कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस बात का नोटिस लेंगे ताकि मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर चीनी के हवाले से बात करेंगे। चीनी की किल्लत क्यों पैदा होती चली जा रही है और लाहौरियों की मिठास कहां खो गई है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। चीनी यानी शुगर, जिसका ताल्लुक मिठास से है, जो जुबान की शरीनी का बाइस बनती है, जो आज हर पाकिस्तानी घर की बुनियादी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में ये शुगर सियासत का महवर व मरकज भी है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जहां मुख्तलिफ बहरानों ने सर उठाया है, वहीं चीनी के बोझ ने भी आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान किया, शुगर स्कैंडल पर तहकीकात कराई, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावे किए, लेकिन जब उंगलियां वज़ीर आज़म के करीबी दोस्तों पर उठने लगी तो चीनी बहरान के जिम्मेदारों की फाइल गर्द में दबती चली गई। वज़ीर आज़म के हर ऐलान के बाद चीनी की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है, बजाय इसके कि चीनी की कीमतें कम होती, वो तेजी से ऊपर चली गई। वो चीनी जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आम मार्केट में 55 रुपए फी किलो दस्तयाब थी, अब ये दुगनी कीमत पर भी नहीं मिल रही है। इस वक्त इस गौहरे नायाब की कीमत 110 रुपए फी किलो हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को हिदायत जारी की कि कौम को चीनी सस्ते दामों फराहम की जाए, मगर सप्लाई ना होने के बायस आवाम को सस्ती चीनी नहीं मिल सकी है। यकीनन इस वक्त आवाम को
ये जो दावे हैं, जो मीठे दावे हैं, मिठास भरे दावे हैं और शीरी कलाम है, इससे मुतासिर करने की बजाय अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है कि वो वजूहात तलाश के बायस चीनी मार्केट से गायब हुई है। महंगी चीनी के जरिए शुगर मिल्स ने आवाम की जेबों पर कितना डाका डाला है, इस बात का तयन करना भी आज बहुत अहम हो चुका है। ये जो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।